नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का हुआ बालाघाट आगमन। स्थानीय सर्किट हाउस में महिला कांग्रेस ने किया स्वागत। जिला कांग्रेस कार्यालय में महिलाओं की ली बैठक। आगामी 7 मार्च को भोपाल में होगा महिला कांग्रेस का आंदोलन। तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कर रही हैं जिलों का दौरा। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर देखी गई सरगर्मी। विद्या परिहार ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने पेश की दावेदारी। लांजी देवरवेली मार्ग पर हुआ हृदय विदारक सड़क हादसा। मोटरसाइकिल सवार की मौत, 3 लोग हुए घायल। तेज रफ्तार बोलेरो ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। सोसाइटी सेल्समैन सोहन पांडे की हुई मृत्यु। अनियंत्रित होकर पलटा बोलेरो वाहन में सवार थे 10 से 12 लोग। प्रदेश सरकार बदली पर नहीं बदले मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की लगे हुए हैं पोस्टर। जल संसाधन विभाग कर रहा पूर्व सरकार की योजना का बखान। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने जताई आपत्ति। और अब समाचार विस्तार से। आज प्रदेश में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज बेटियों का अपहरण कर उन्हें बेचा जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेटियों और महिलाओं को पूजने और सम्मान की बात करते हैं, लेकिन सम्मान तब कर पाएंगे जब प्रदेश में बेटियां बचेंगी। जब हमारी केंद्र में सरकार थी तब दिल्ली में हुए एक बलात्कार के केस में पूरी भाजपा हमारे विरोध में उतर गई थी, लेकिन आज प्रदेश में रोजाना बलात्कार, महिला अत्याचार सहित महिलाओं के साथ अन्य घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप हैं, जिसको लेकर आगामी समय में हम प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। यह बातें 18 फरवरी को बालाघाट पहुंची प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। 18 फरवरी की प्रातः 11 बजे प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान का बालाघाट आगमन हुआ। इस दौरान उनके साथ महिला कांग्रेस सिवनी की जिला अध्यक्ष कविता कहार भी बालाघाट पहुंची थी, जहां स्थानीय सर्किट हाउस में सर्वप्रथम बालाघाट महिला कांग्रेस अध्यक्ष शहनाज खान सहित प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव विद्या परिहार, AICC सदस्य पुष्पा बिसेन सहित अन्य महिला पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान का स्वागत किया। बता दें कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव की रूपरेखा तैयार करने और जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान का बालाघाट आगमन हुआ था, जिन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में जिले की महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। लेकिन इसके पूर्व उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश महिला कांग्रेस की आगामी कार्य योजनाओं सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान ने बताया कि आगामी 7 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भोपाल में महिला कांग्रेस का वृहद कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर वे जिला स्तर पर आकर कार्यक्रम की जानकारी दे रही हैं और जिले की महिलाओं से कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सम्मिलित होने का आह्वान कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के बाद प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे सहित प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर आंदोलन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के समस्त जिलों की महिलाएं उपस्थित रहेंगी। इस दौरान मांडवी चौहान ने कहा कि आज प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रोजाना ही प्रदेश में बलात्कार, महिला अत्याचार सहित अन्य घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक समय था जब केंद्र में हमारी सरकार थी, तब दिल्ली में हुई एक घटना को लेकर पूरे देश में भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन वहीं भाजपा प्रदेश में हो रही घटनाओं को लेकर मौन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेटियों और महिलाओं के सम्मान में और उन्हें पूजने की बात करते हैं, लेकिन सम्मान तब हो सकेगा जब प्रदेश में बेटियां बचेंगी, जिसको लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस आंदोलन कर प्रदेश सरकार को चेताने का काम करेगी। 7 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन
एक राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन करने भोपाल में जा रही है और उसी की तैयारियों को लेकर 24 तारीख को आदरणीय कमलनाथ जी ने भी भोपाल में महिला कांग्रेस की एक जिला प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उसी संदर्भ में आज इस क्षेत्र में करीब 6 से 7 लोगों के मेरे दौरे हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल के रेट, गैस के रेट और अन्य खाद्य सामग्री के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, महिला अत्याचार चरम सीमा पर है। जब हमारी सरकार थी दिल्ली में तो एक केस हुआ था निर्भया, जिसको उन्होंने पूरे देश में सिर पे उठा लिया था, लेकिन आज मध्य प्रदेश में ऐसे कई केस हो रहे हैं। अभी आपने सीधी में भी देखा हुआ, खंडवा जिले में भी हुआ, बैतूल जिले में भी हुआ, भोपाल जिले में भी हुआ। तो हर ऐसा कोई जिला नहीं बच रहा है जहां हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। 3 साल की बेटी से लेकर 50 साल की हमारी माँ बहन मध्य प्रदेश में आज सुरक्षित नहीं है। तो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस भोपाल में एक कार्यक्रम रखने के बाद हम बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बहनों बेटियों को बार बार पूजने की बात करते हैं या उनके सम्मान की बात करते हैं, तो मैं तुमसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि आप सम्मान जब कर पाएंगे जब हमारी बेटियाँ बचेंगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की आप बात करते हैं, आज पूरे मध्य प्रदेश में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, अपहरण हो रहा है, बेटियाँ बेची जा रही हैं, बेटियों के साथ रेप और गैंग रेप जैसी घटनाएँ घट रही हैं। तो आप पहले इनको सुरक्षा दो, इनकी व्यवस्थाएं करो। और जिस प्रकार से आपने महंगाई कम करने की बात की थी, भाजपा की सरकार लगातार जब से बढ़ी है गैस के रेट बढ़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों ने आम घरों का बजट बिगाड़ दिया है। यही भाजपा सरकार कभी पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर सड़कों पर बैठकर थालियां बजाते हुए आंदोलन करती थी, लेकिन आज मौन है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने का असर सीधा महिलाओं की रसोई पर पड़ता है, जिसको लेकर 8 मार्च को भोपाल में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस सरकार की योजना नहीं, हम लोग सड़कों पर उतरे। हम कैसे दबाव बनाएंगे सरकार पर, कैसे दबाव बनाएंगे, क्या रणनीति है? हम लोगों की रणनीति है कि हम घर घर तक जाएंगे, हमारी बहनें घर घर द्वार द्वार तक पहुंचेंगी और इनकी विफलता जो है 15 साल की और अभी 1 साल की लेके घर घर तक जाएंगी। और जो 15 महीने की हमारी सरकार रही है, जो हमारे कमलनाथ जी की योजना रही है, वो हम घर घर तक पहुँचाने का काम हमारी बहनें करेंगी। किसान आंदोलन में क्या करना है? किसान आंदोलन तो 3 जो काले कानून इन्हें वापस लेना चाहिए। महिला कांग्रेस इसके समर्थन में है और आगे हम लोग भी जाके दिल्ली में उनके समर्थन में भाग लेंगे। और महिला कांग्रेस जहां भी कार्यक्रम हो रहे हैं हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर मांडवी चौहान ने कहा कि भाजपा जानबूझकर चुनावों की तिथि को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि कल ही निकाय चुनावों में पंजाब में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भाजपा को प्रदेश में डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि 15 महीनों की कांग्रेस सरकार की नीतियों को लेकर महिला कांग्रेस घर घर तक जाएगी, जिसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। नगर निकाय चुनाव देखिए, पंजाब में चुनाव हुई, आपने देखा है, कल ही रिजल्ट आ रहे हैं आने, ये इसीलिए हमारे चुनाव लेट करा रहे हैं। हम सारी पूरी 16 ही नगर निगम और सारी हम अपनी नगर पालिकाओं और नगर निकायों के चुनाव जीते। इधर बालाघाट पहुंची प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान के आगमन पर जिले की राजनीति भी गरमाई हुई दिखाई दी। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर महिला कांग्रेस पदाधिकारियों में प्रदेश अध्यक्ष से मिलने की होड़ सी दिखाई दी, जबकि इस दौरान प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव विद्या परिहार ने नगर पालिका अध्यक्ष के लिए प्रदेश अध्यक्ष के सामने दावेदारी पेश की। चर्चा के दौरान विद्या परिहार ने बताया कि कई सालों बाद नगर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए महिला पद आरक्षित हुआ है। हमारा मानना है कि हम लोग काफी वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते सक्रिय कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए, इसलिए आज मेरे द्वारा अपनी दावेदारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे रही थी जो कभी सक्रिय नहीं रहे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का मानना है कि इस बार सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाए, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष आई हुई हैं, जो कि सक्रिय कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रही हैं। अभी बहुत सालों बाद जो नगरपालिका का चुनाव है वो महिला हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि हम लोग काफ़ी वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं
तो जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सक्रिय जो उम्मीदवार हैं उन्हें हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा टिकट दिया जाए, ताकि वो उच्च स्तरीय और किसी धर्म और जाति को न देखते हुए विशेष प्रकार से जो महिला कार्य क्षेत्र में काम कर रही है लगातार, उनको नगरपालिका का टिकट दिया जाए, जिसमें से मैं अपनी उम्मीदवारी आज हमारी प्रदेश अध्यक्ष महोदया श्रीमती मांडवी चौहान जी हमारे बालाघाट में उपलब्ध है, उनके सामने अपनी उम्मीदवारी पेश करने जा रही हैं। इधर सर्किट हाउस के बाद महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भेंट कर आगामी निकाय चुनाव की रूपरेखा तैयार की, जबकि 7 मार्च को भोपाल में होने वाले आंदोलन की जानकारी महिलाओं से साझा की। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, एआईसीसी सदस्य पुष्पा बिसेन, हिरासन उइके, शहनाज खान, सिवनी जिलाध्यक्ष कविता कहार, दुर्गा कसार, चंद्रा सरवटे, नेहा सिंह, निधि मॉडल, शानू राय, सुमन केवलानी, विद्या परिहार सहित अन्य कांग्रेस नेत्री मौजूद रहीं। हालांकि आयोजित की गई बैठक के दौरान जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस पार्षद सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति न होना फिर एक बार चर्चा का विषय रहा। लांजी सालेटेगरी मार्ग पर ग्राम नंदोरा से आगे केराटोला के समीप एक हृदय विदारक सड़क हादसे में सेल्समैन एवं ग्राम घोटी निवासी सोहन पांडे की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सोहन पांडे घोटी से देवरवेली जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे बोलेरो वाहन से उनकी जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसके चलते सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई, जबकि 4 पहिया वाहन भी अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते वाहन में सवार लगभग 12 लोगों में से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया गया कि ग्राम घोटी निवासी सोहन पांडे, जो कि सेल्समैन के रूप में देवरबेली और बेलगांव में कार्य करती हैं, इस कार्य हेतु घोटी से लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के दरमियान अपनी मोटरसाइकिल से देवरबेली जा रही थी। सोहन पांडे नंदोरा पार कर केराटोल पहुंचे ही थे कि दूसरी ओर से एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन, जिसे वाहन मालिक श्यामलाल यादव चला रहा था, लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार सोहन पांडे को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सोहन पांडे उछलकर दूर जा गिरे, जहां उनका सर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। वहीं बोलेरो वाहन भी अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें लगभग 10 से 12 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोग घायल हैं। बता दें कि बोलेरो वाहन में देवरबेली क्षेत्र के लोग सवार थे, जो कि लांजी पूर्वाटोला एक 13वीं की कार्यक्रम में शामिल होने आ रही थी। घटना के तुरंत बाद ही घटनास्थल पर जमावड़ा लग गया तथा स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचित कर बुलाया और घायलों को सिविल अस्पताल लांजी पहुंचाया, जहां उपस्थित डॉक्टर गेडाम ने सभी घायलों का उपचार किया तथा सोहन पांडे को भी निजी वाहन से सिविल अस्पताल लांजी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर गेडाम के द्वारा उनका परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया गया। उक्त घटना की खबर लगते ही लांजी एसडीएम रविंद्र परमार एवं तहसीलदार आरपी मार्को सहित पुलिस अधिकारी लांजी सिविल अस्पताल पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली तथा घायलों का हाल जाना। वहीं पोस्टमार्टम में भी देरी हो रही थी, जिस पर एसडीएम परमार ने मरचूरी रूम का भी निरीक्षण किया और जाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह भी ज्ञात हुआ कि पोस्टमार्टम गृह में स्वीपर के चलते कुछ अनबन भी हुई थी। इस विषय को संज्ञान में लेकर एसडीएम परमार के द्वारा डॉक्टर गेडाम को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में सरकार बदली है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदले। यह हम नहीं बल्कि जल संसाधन विभाग कार्यालय के बाहर चौतरफा लगे पोस्टर कह रहे हैं और साथ ही पोस्टर यह भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की सिंचाई और किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाएं कितनी अच्छी हैं। मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम के तहत 15 महीने चली कांग्रेस सरकार सत्ता की कुर्सी से हट गई और फिर भाजपा सरकार बनी तथा मुख्यमंत्री शिवराज ने चौथी बार शपथ ली, लेकिन बालाघाट जिले के जल संसाधन विभाग को पूर्व मुख्यमंत्री की योजनाएं खूब भा रही हैं। तस्वीरों में बालाघाट का वैनगंगा संभाग एवं जल संसाधन से जुड़े सभी कार्यालय दिखाई दे रहे हैं। यहीं से जिले भर में कृषक सिंचाई योजना तथा निर्माण कार्यों का कारभार चलता है। किसानों को समय समय पर सिंचाई एवं नहर एवं सिंचन जलापूर्ति संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। बीते वर्ष इसी प्रकार सिंचन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए इस कार्यालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो वाली बैनर पोस्टर आए थे और इन्हीं पोस्टरों को जिले भर में प्रचारित करने भिजवाया गया और कुछ पोस्टर जल संसाधन विभाग कार्यालय के आसपास दीवारों पर लगा दिए गए। वैनगंगा संभाग का यह कार्यालय इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की योजनाओं का गुणगान कर रहा है, जबकि 20 मार्च 2020 को कमलनाथ ने इस्तीफा देते ही कांग्रेस सरकार धराशायी हो गई थी और इसके बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी की थी।
लेकिन जल संसाधन विभाग यह भूल गया कि मुख्यमंत्री बदल गए हैं, तो पोस्टर में उन्हें मुख्यमंत्री दर्शाने वाली योजनाओं का बखान करते फ्लैक्स को हटवा लिया जाए। लेकिन ऐसा करने की बजाय दीवारों पर और गेट के बाहर इन पोस्टरों को लगाया गया है, जो काफी समय से कौतूहल का विषय बने हुए हैं। इस संबंध में वैनगंगा संभाग के जिम्मेदारों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पोस्टर में कोई खामियां नहीं है, योजनाएं अच्छी हैं, इसलिए किसानों के हित में उनका प्रचार प्रसार करने पोस्टर लगे ही रहने दिए गए, जिन्हें निकाला नहीं गया। मध्य प्रदेश में भारी परिवर्तन हुआ है, ऐसे में सरकार भी चेंज हुई, लेकिन जो है आपके कार्यालय के बाहर जो है पूर्व सरकार के जो है बैनर पोस्टर दिख रहे हैं, क्या वजह है इसका? नहीं, वो सिंचाई से संबंधित बैनर पोस्टर जो है वो लगे हैं। सर, सरकार बदलती तो योजनाएं चेंज हो जाती है, तो क्या अभी पूर्व सरकार की योजना ही चल रही है सिंचाई में? नहीं, योजनाएं चेंज नहीं होती, मतलब जो सिंचाई का कार्यक्रम है, किसानों के कार्यक्रम हैं, वो तो यथावत रहते ही हैं, उसी के पोस्टर लगे हैं। सिंचाई किस प्रकार से करना है, कौन सी पद्धति से करना है, उसी के संबंध में पोस्टर बैनर लगे हैं। सर, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो लगी है, तो कौतूहल का विषय कि मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं क्योंकि प्रदेश के तो चेंज नहीं हुई ना। वहीं इस संबंध में पूर्व कृषि मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर पोस्टर में नहीं होनी चाहिए, जिसे हटवाने के लिए कलेक्टर से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजनाएं तो वही होती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बदले तो उसका स्वरूप बदल जाता है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज के स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर पोस्टर में होना अनुचित है। कमलनाथ की सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए पोस्टर उसको तत्काल हटाने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि इसको मैं जिले के मुखिया कलेक्टर के संज्ञान में लाऊंगा और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के संज्ञान में लाएंगे। हमने विभाग से पूछा तो पीआरओ को भी बताएंगे। विभाग ने कहा है कि वो योजना अभी भी चल रही है, इसलिए वो पोस्टर लगे हुए हैं। नहीं, योजनाओं के हमने उन योजनाओं का न तो नाम बदला जो योजना लाभकारी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जब बदल जाते हैं, सरकार जब बदल जाती है, तो अपने आप में उसका स्वरूप ही अलग हो जाता है। वो सही नहीं कि उस सरकार की योजनाएं चल रही तो उस सरकार के मुख्यमंत्री का फोटो लगे, सही नहीं। उल्लेखनीय है कि शिवराज सरकार में महाकौशल क्षेत्र से एकमात्र चेहरे के रूप में मंत्री पद पाने वाले आयुष मंत्री एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के गृह जिले में, वह भी उनके विभागीय दायित्व वाले जल संसाधन विभाग में मुखिया शिवराज के स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पोस्टर कांग्रेस सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो यह गंभीर बात है। मध्य प्रदेश में 10वें दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि जारी है। गुरुवार सुबह जब तेल कंपनियों ने भाव जारी किए तो सादा पेट्रोल भी 100 रुपये के पार पहुंच गया। जिले में ही प्रीमियम पेट्रोल 103 पर पहुंच गया है, तो सादा पेट्रोल भी लगभग 100 के आसपास पहुंच चुका है, जबकि डीजल लगभग 91 रुपए का आंकड़ा पार करने को तैयार है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल में अब लगभग 10 रुपये का ही अंतर शेष रह गया है, जबकि गैस सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं। बता दें कि जिले में अब सादा पेट्रोल भी शतक का आंकड़ा पार करने की कगार पर पहुंच गया है, जबकि बीते 6 दिनों पूर्व ही प्रीमियम पेट्रोल ने 100 रुपये के आंकड़े को पार कर लिया था। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों ने हाहाकार मचा दिया है। कई विरोध प्रदर्शन के बावजूद एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। 1 फरवरी को बजट सामने आया, इसके बाद महंगाई और भड़क रही है। पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार वृद्धि होने से परिवहन पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। बालाघाट में अब पेट्रोल के दाम शतक बना चुके हैं। 18 फरवरी को प्रीमियम पेट्रोल ने 103 का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि सामान्य पेट्रोल प्रीमियम पेट्रोल के दाम पर आकर टिक गया है। जबकि रसोई गैस में भी वृद्धि हुई और सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि एक बड़ा झटका है। पेट्रोल डीजल की कीमतें अब रिकॉर्ड बना रही हैं। कभी 10 वर्ष पूर्व 55 से 60 रुपये लीटर मिलने वाला पेट्रोल अब 100 के आंकड़े को छू चुका है। उसी तरह डीजल के दाम भी लगातार बढ़ती जा रहे हैं। इसमें उछाल के तहत अब डीजल के रेट 91.62 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। पेट्रोल डीजल में हो रही मूल्य वृद्धि को कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर देखा जा रहा है, लेकिन इसमें सरकार का लगाया जाने वाला टैक्स भी एक प्रमुख कारण है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी पर कृषि सेस लगाया गया है,
जिसे आम आदमी पर नहीं थोपे जाने की बात थी, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे फिलहाल किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मूल्य वृद्धि का सीधा असर परिवहन सेवा पर होगा, जिससे ट्रांसपोर्ट के दामों में भी इजाफा होगा। साथ ही यात्री परिवहन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी बसों का किराया बढ़ाए जाने को लेकर बस मालिक तैयारी कर चुके हैं और अब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से उनके पास भी मौका होगा कि वे दाम बढ़ा दें। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर होगा, क्योंकि पहले ही महंगाई की बोझ तले दबी जनता अब इस भार को किस तरह बर्दाश्त करेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। पेट्रोल के रेट बढ़ने से ऐसा अभी तो डीजल से तो ट्रांसपोर्टिंग का पूरा काम है। ट्रक और बसें जो डीजल से चलने वाले हैं, डीजल के रेट आज 90 रुपये कुछ पैसे हैं, यानी इसके रेट सीधा आसमान छू रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के रेट में 10 रुपये का सिर्फ अंतर है। इसमें आम नागरिकों का मरना है कुल मिला के। इसमें सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार को कोई फर्क नहीं है। इसमें आम नागरिकों को सीधा सीधा मरना है। एक तो लॉकडाउन से ऐसी हालत ख़राब है और दूसरी ये रेट से लोग ऐसे परेशान हैं। तो ऐसी कोई उम्मीद लगती है कि सरकारें जो है पेट्रोल कीमत कम करेगी? क्या उम्मीद है? अभी तक तो देखो उम्मीद के आसार ही समझ नहीं आ रहे हैं जो रेट कम हो। कहीं से कहीं तक भी समझ नहीं आ रहा है कि रेट कम होंगे। चाहे कुछ भी करो कुल मिला के लग रहा है हमको कि कुछ दिन बाद गाड़ियाँ खड़ी करना पड़ेगा। सीधी में सड़क हादसों के बाद सरकार की नींद टूटी और प्रदेश भर में यात्री बसों को लेकर जांच अभियान छेड़ दिया गया है। लेकिन 51 मौतों के बाद भी सड़क पर दौड़ती यात्री बसों में बेपरवाही हावी है। वहीं दूसरी ओर ना तो नियमों की फिक्र है, ना यात्रियों के जान की परवाह। हादसों को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जब गुरुवार को यात्री बसों का जायजा लिया गया तो वही पुराने ढर्री पर यात्री बसें सड़कों पर रफ्तार भरती रहीं, जबकि जिला परिवहन अधिकारी भी सड़क पर उतरे और कार्यवाही भी की। लेकिन बसों में क्षमता से अधिक सवारी और परमिट परिचालन सहित अन्य नियम कायदे बसों के पीछे उड़ने वाली धूल और गर्द गुबार की तरह ही हवा में उड़ते रहे। सीधी बस हादसे के बाद उम्मीद थी कि सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे और हुआ भी ऐसा ही। प्रदेश भर में यात्री बसों को लेकर जांच अभियान छेड़ दिया गया, लेकिन बालाघाट जिले में इसका खासा असर देखने को नहीं मिला। पुराने तौर तरीकों पर ही बसों का संचालन होता रहा। बसों की सीट पर जितने यात्री थे उससे कुछ कम खड़े रहकर यात्रा करते रहे। बसों की खचाखच भरी भीड़ में वही आपाधापी थी जो बस मालिकों की प्रतिस्पर्धा का एक हिस्सा बन चुकी है। बसों की सवारी लेने की होड़ कब थमी है जो अब थमती। सड़कों पर तेज रफ्तार दौड़ती निकलती बसें यात्रियों के सुरक्षित सफर की गारंटी नहीं देती, जिसमें कहा जा सकता है कि सवारी खुद जवाबदार है। ऐसे ही हालात जिले से विभिन्न रूट पर चलने वाली बसों पर हावी हैं। बालाघाट शहर के कई रूट पर ऐसी बसें चल रही हैं जहां कंडम बसों के रूप में यात्रियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। नियम है कि 15 वर्ष पुरानी बसें सड़कों पर नहीं चलेंगी, लेकिन बालाघाट जिले की हकीकत यह है कि जिले की अधिकांश भीतरी रूट, जिसमें बालाघाट लामता, लामता परसवाड़ा, परसवाड़ा बैहर, बालाघाट फट्टा, डूंडा सिवनी, भलावा, किरनापुर भालवा, बालाघाट लालबर्रा, जाम, वारासिवनी लालबर्रा जैसी कई भीतरी मार्गों से होकर 35 सीटर बसें प्रतिदिन आवाजाही करती हैं। इनमें से अधिकांश बसें कंडम हो चुकी हैं, जिसमें ब्रेक, लाइट सहित टायर घिसे हुए हैं और तो और बस की बॉडी भी कमजोर है। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा इन बसों को कैसे परमिट जारी कर दिए जाते हैं, यह चिंतनीय प्रश्न है। जबकि नियमों के पालन में तो यह होना चाहिए कि 15 वर्ष पुरानी इन बसों को सड़कों से बाहर कर दिया जाना था, लेकिन फिर भी आखिर किसके रहमो करम पर यह बसें दौड़ रही हैं और यात्रियों की जान को जोखिम में डालकर यात्रा करने मजबूर किया जा रहा है। सीधी हादसे को लेकर पड़ताल करने पर जब परिवहन कार्यालय पहुंचा गया तो यहां चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पहले जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल को दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने काफी देर बाद फोन उठाया और उन्होंने बताया कि अभी चेकिंग चल रही है और वे कटंगी वारासिवनी रूट पर हैं। इसके बाद उनसे बसों के परिवहन के संबंध में जानकारी चाही गई, जिस पर उन्होंने उई के बाबू से जानकारी लेने को कहा। जब उई के बाबू से पूछा गया कि परिवहन कार्यालय से किस रूट पर कितने परमिट हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऑनलाइन सब डला हुआ है, वहीं देख लीजिए। लेकिन जब मैनुअली जानकारी चाही गई तो फिर उन्होंने बताया कि अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 350 से अधिक बसें चलती हैं और उनके परमिट जारी होते हैं, जबकि वास्तविकता इसके उलट है।
देखा जाए तो बसों के परमिट को लेकर सार्वजनिक तौर पर यात्रियों को पता होना चाहिए। बसों के परमिट को लेकर बस मालिक भी सवाल उठाते रहे हैं कि एक रूट पर 10-10 मिनट के बाद परिवहन विभाग परमिट जारी कर रहा है। ऐसे में बसों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और अधिक सवारी की चाह में तेज रफ्तार बसें चलती हैं, जिससे यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। इतना सब होने के बावजूद भी परिवहन विभाग केवल रस्म अदायगी करता है, कोई ठोस कार्यवाही देखने को नहीं मिलती। काफी हद तक यात्रियों की खामोशी भी भीषण हादसों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें अधिक सवारी बैठाने पर यात्रियों को इसका विरोध करना चाहिए, जो नहीं कर पाते। और फिर खचाखच भरी बस कभी हादसे का शिकार हो जाए तो कितनी जानों के लिए यह सफर आखिरी सफर साबित होगा। यह सीधी की घटना के टेढ़े सबक है, जिससे सीख नहीं ली गई तो फिर एक और सीधी हादसा मुसाफिरों की जान लेने के लिए तैयार है। 17 फरवरी को रात्रि में चरेगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चाचेरी में वन्य प्राणी चीतल का शिकार करते हुए वन विभाग ने दबिश देकर पक्का एवं कच्चा मांस बरामद किया, जिसमें वन्य प्राणी चीतल के सिंग एवं मांस बरामद किया गया, जिसमें ग्राम के ही चाचेरी निवासी विनोद परते को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 17 फरवरी को रात्रि में मुखबिर की सूचना पर ग्राम चाचेरी में छापेमार कार्यवाही कर विनोद वल्द ज्ञानू गोंड के घर से चीतल का पका मांस जब्त किया गया, जबकि विनोद की निशानदेही पर जंगल के पास घटनास्थल से नर चीतल का सिर, पैर, मांस आदि जब्त कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 3, 9, 16, 39, 50, 51, 52 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जानकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान विनोद ने ग्राम चाचेरी के अन्य लोगों के भी नाम बताए जो चीतल के शिकार में शामिल थे। वे सभी फरार हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने एक राय होकर कुत्तों से हाका कर नर चीतल 3 वर्ष का शिकार किया है। अभी सबसे पहले मुखबिर की सूचना पर ग्राम चाचेरी में आरोपी के घर पर दबिश दी, जहां से पका हुआ मांस बरामद हुआ। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर हम लोग उस घटनास्थल पर गए जहां पर यह कार्य किया गया था। वहां से सिर और अन्य अवशेष जब्त किए गए हैं। आरोपी कितने हैं सर इसमें? अभी तक एक ही आरोपी पकड़े गए हैं, बाकी 4 अन्य की तलाश जारी है। तो आरोपियों को यहाँ से क्या न्यायालय पेश कर रहे हैं? हाँ, इनको जिला बालाघाट न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।